नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BSOG 174 के चैप्टर नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। जहां हमारे चैप्टर का नाम है विकसित, विकासशील और अविकसित। जहां इस चैप्टर से महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है वो भी यही बनता है कि विकसित देशों और विकासशील देशों में क्या अंतर है, या फिर विकसित, विकासशील और अविकसित शब्द से आप क्या समझते हैं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन यही आना चाहिए इसमें कि विकसित और विकासशील देशों में क्या अंतर है। तो हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की भी एक प्रस्तावना दी है। यदि आपने पिछली वीडियो मेरी देखी है तो इस चैप्टर की प्रस्तावना पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। तो यदि आपने मेरी उन वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले उन वीडियो को जरूर देख लीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि विकास के लिए संबंधित श्रेणियों का एकीकरण। देखिए, हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर कि एक विकास का अध्ययन कहाँ से शुरू हुआ। जब हम इतिहास पर नज़र डालते हैं तो विकास के अध्ययन की उत्पत्ति कहाँ से शुरू होती है। तो देखिए, मनुष्य का प्रारंभिक जीवन कैसा था। हम सभी को पता है मनुष्य का प्रारंभिक जीवन ऐसा था कि तकनीक का स्तर निम्न था, ज़्यादातर लोग कृषि पर निर्भर थे। लेकिन समय बीता और मनुष्य के लिए नई नई आवश्यकताओं ने जन्म लिया। जब मनुष्य के लिए नई नई आवश्यकताओं को ने जन्म लिया तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य ने मशीनीकरण का युग शुरू किया, और इंग्लैंड में इसके अनुरूप औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। और हम कहते हैं कि आज का युग औद्योगिकरण का युग है। तो जब जब हम औद्योगिकरण की बात करेंगे तो हम हिस्ट्री में इंग्लैंड की तरफ जाएंगे, जहां इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई और बड़े पैमाने पर कारखाना पद्धति शुरू हुई, बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हुआ, और अब मजदूर वर्ग के लिए जीवन आसान हुआ, चाहे वो कोई सी मशीन हो। इसी मशीनीकरण के युग को हम क्या कहेंगे, औद्योगिकरण का युग कहेंगे। तो इस पर ज़्यादा चर्चा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वो कह भी रहा है, आपकी किताबें कह रही है, एक विचारधारा के रूप में विकास की जो उत्पत्ति है ये हमें 19वीं सदी में औद्योगिकरण के युग से लगी जाती है, क्योंकि मनुष्य का जीवन पहले कैसा था और औद्योगिकरण के बाद कैसा हुआ। तो हम कहते हैं कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन में तकनीक का स्तर आगे बढ़ा। जब तकनीक का स्तर आगे बढ़ा तो मनुष्य कहीं ना कहीं विकसित होता चला गया। ऐसे में कुछ विचारक जैसे कि मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्खाइम जैसे राजनीतिक और सामाजिक विचारकों ने अलग अलग दृष्टिकोणों की पेशकश की, और उन्होंने ये कहा कि समाज जो भाई है वो पारंपरिक रूप से बदल रहा है। और समाज का पारंपरिक रूप क्या था, मनुष्य अंधविश्वासों पर विश्वास कर रहा है, भाग्यवाद पर विश्वास कर रहा है, भावनाओं पर विश्वास कर रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब मनुष्य लॉजिक का यूज़ करेगा, अब मनुष्य तर्कों का यूज़ करेगा, अब मनुष्य ये कहेगा कि हाँ, मनुष्य भी कुछ है, मनुष्य में अपार संभावनाएं हैं। अब दुनिया इस ओर चल जाएगी। अब जब ये सारी चीज़ें होने लग जाएंगी तो हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि दुनिया में एक ना प्रतियोगिता ने जन्म ले लिया है। जब दुनिया में एक प्रतियोगिता ने जन्म ले लिया था, दुनिया में युद्ध होने लग जाते हैं। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद हम ये देखेंगे कि दुनिया में दो प्रकार की कैटेगरी आई, एक विकसित देशों की और एक अल्प विकसित देशों की। जहाँ विकसित देशों की आर्थिक नीतियाँ अच्छी होंगी तो वहीं अल्प विकसित देशों में गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक बहिष्कार जैसी समस्याएं होंगी। जब ये समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर उठाने लगेंगी तो बड़े बड़े विचारक इनके बारे में लिखना शुरू कर देंगे। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम ये बताया जा रहा है, यहाँ पर यही बताया जाएगा इस मैप के हिसाब से कि दुनिया को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में दुनिया के वे देश आते हैं जो पूंजीवादी थे, दूसरे भाग में दुनिया के वो देश आते हैं जो साम्यवादी थे, और तीसरे भाग में दुनिया के वो देश आते हैं जिनका इतिहास औपनिवेशिक था, यानी कि वो कभी ना कभी किसी न किसी महाशक्ति के क्या थे, गुलाम। यहाँ लिखा भी है, पूंजीवादी देशों को प्रथम विश्व, साम्यवादी देशों को द्वितीय विश्व और अन्य देशों को तृतीय विश्व के रूप में चित्रित किया गया है। अब देखिए, जब हम ये सब पढ़ते हैं तो इन सब का अध्ययन हमें कहाँ पर ले जाता है। हम ये पढ़ रहे हैं कि विकास शब्द की उत्पत्ति हुई कहाँ से है, हमने विकास के बारे में सोचना शुरू ही कहाँ से किया है, और फिर हम कैसे मान लें कि दुनिया के जो देश हैं वो 3 श्रेणियों में बटे हैं कि विकसित, विकासशील और अविकसित। यानी कि एक समय ऐसा था कि दुनिया के सभी देश एक समान परिस्थिति में थे, लेकिन जब औद्योगिकरण का युग शुरू हुआ तो कुछ देश तो आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, और दुनिया के बहुत सारे देश जिनके पास तकनीक थी वो पिछड़ते गए, पिछड़ते गए और पिछड़ते गए। ऐसे में जब प्रतिद्वंद्विता आगे बढ़ी यूरोपीय देशों में तो उसने पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध करवाया। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब बहुत सारे देश आज़ाद हुए तो विश्व की अर्थव्यवस्था में एक नया व्यू आया, एक नया दृष्टिकोण आया, जहाँ पर विश्व की अर्थव्यवस्था अलग अलग तरीके से चल रही थी। ऐसे में विश्व को 3 भागों में बांट दिया गया, विकसित देश, विकासशील देश और अल्प विकसित देश। अब यहाँ पर जो विकसित देश है, विकासशील देश है और अल्प विकसित देश है, इन शब्दों के अर्थ यहाँ पर बताए जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले विकसित देशों की बात कर लेते हैं। हम विकसित देश किसे कहेंगे? जब हम विकसित देशों की बात करते हैं तो हमारे सामने एक छवि आती है अमेरिका की, यानी कि यूएसए की। लेकिन क्या खाली यूएसए ही पूरे दुनिया में विकसित देश है? फिर हमारी छवि जाती है ब्रिटेन की तरफ,
फ्रांस की तरफ, जर्मनी की तरफ, जापान की तरफ, इटली की तरफ, रशिया की तरफ, कि यहाँ के लोग तो जीवन बहुत अच्छा जी रहे होंगे। तो यहाँ पर यह बताया गया कि किसी देश के नागरिकों का जीवन स्तर कैसा है, किसी देश के नागरिक की प्रति व्यक्ति आय क्या है, देश की घरेलू आय क्या है, देश की सकल राष्ट्रीय आय क्या है। जिन देशों में देश की सकल राष्ट्रीय आय ज़्यादा है, घरेलू आय ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, हम कहेंगे जी ये तो विकसित देश हैं। अब विकसित देश कौन से देश हैं? जो औद्योगिक देश हैं, जिन्होंने मशीनीकरण का युग शुरू किया है, जो मशीनीकरण पर चल रहे हैं। तकनीक का स्तर यहाँ पर बहुत अच्छा है, औद्योगिक ढांचों में विभिन्नताएं हैं। इसी वजह से विकसित देशों के नागरिक एक गुणवत्ता वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर से बेहतर हैं। अब ऐसे में विकसित देश अगर हैं तो इसका मतलब यह है कि अविकसित देश भी इस दुनिया में होंगे। विकसित देशों की ना सामाजिक विशेषताएं बहुत अच्छी हैं, इनका वातावरण बड़ा सुरक्षित है। विकसित देशों की सांस्कृतिक विरासत बहुत अच्छी है, इनके संबंधित विश्वास बहुत अच्छा है, सामाजिक जीवन का पैटर्न बहुत अच्छा है। ये भौतिकवादी सुखों की बात करते हैं, इनके जीवन में धर्म का स्तर जो है बहुत ही जीरो है। ये मनुष्य के भाग्य में विश्वास नहीं करते, ये अपने कर्म पे विश्वास करते हैं। ऐसे में अर्थशास्त्री और जो सामाजिक विज्ञानी हैं उन्होंने इस चीज़ का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। ऐसे में नई नई विचारधारा आई हैं, चाहे वो आधुनिकतावादी विचारधारा हो, चाहे मार्क्सवादी विचारधारा हो। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा ये कहती है कि समाज पहले संपन्न था, सभी लोग समान स्थिति में थे, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण आया समाज में दो प्रकार के वर्गों का उदय हुआ। एक वर्ग था पूंजीवादी वर्ग और दूसरा वर्ग था मजदूर वर्ग। ऐसे में पूरी दुनिया की संपत्ति एक छोटे से हिस्से में चली गई और बाकी सारे लोग संपत्तिहीन हो गए, ऐसा कार्ल मार्क्स कहेगा। तो जैसे जैसे विकास आएगा तो ये विवादित बयान भी लेकर आएगा, विवादित समस्याएं भी लेकर आएगा। कुछ लोग कहेंगे जी औद्योगिकरण सही है, कुछ लोग कहेंगे औद्योगिकरण सही नहीं है, इसने कहीं ना कहीं समाज में एक ऐसे समाज का जन्म दिया है जो हमेशा शोषित होता ही रहता है। जबकि एक समाज है जो शोषण करता ही रहता है। जो पूंजीपति लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, वो बड़े पैमाने पर मजदूरों का शोषण करते हैं और मजदूर शोषित होता रहता है। ऐसे बड़े पैमाने पर आंदोलन भी होंगे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के समय महान फ्रांसीसी क्रांति और धीरे धीरे हमेशा के लिए नए रूप में फैल गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विकसित देशों से क्या अभिप्राय है, यहाँ से यहाँ तक ये लिखा है। तो विकसित देशों की बात जब हम करेंगे तो सबसे पहले ये बताएंगे कि विकसित देशों के लोगों का जीवन स्तर बहुत अच्छा है, वहाँ के लोगों की घरेलू आय बहुत अच्छी है, वहाँ के लोगों की राष्ट्रीय आय बहुत अच्छी है, वहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन बहुत अच्छा है, वो तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, वो वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि इसके विपरीत जो क्षेत्र इन चीज़ों का नहीं करते पालन, वो कैसे हैं? अविकसित देश हैं। अब देखिए दूसरे नंबर पर आ रहा है विकासशील देश। विकासशील देश वे देश हैं जो विकास की राह पर अभी चल रहे हैं। ये ना तो बहुत गरीब है और ना ही बिल्कुल तरीके का विकास हो चुका है। जैसे कहा जाता है भारत एक विकासशील देश है, यानी कि भारत ना तो निम्न स्तर पर है ना ही बहुत उच्च स्तर पर है। तो विकास की राह पर जो देश चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं विकासशील देश कहलाते हैं। अब कह रहे हैं विकासशील देश दुनिया की अधिकांश आबादी का गठन कर रहे हैं। अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया में जितनी भूमि है उसका 75% विकासशील देशों के पास है और पूरी दुनिया की जितनी आबादी है उसका ही 75% विकासशील देश है, यानी कि दुनिया की 75% आबादी विकासशील है। जब हम इन चीज़ों का अनुमान लगाते हैं तो हम ये देखते हैं एक वर्ष में कोई देश कितनी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग कर रहा है, बंदे की क्रय क्षमता कितनी है, जिसकी बात हमने पिछले चैप्टर में भी की थी। बड़े बड़े संगठन इसके लिए लगाए गए, जैसे WTO का ये कहना है कि उसके जितने भी सदस्य देश हैं उसमें 2 सदस्य देश ऐसे हैं जो विकासशील हैं। विकासशील देशों को कानूनी सहायता दी जाती है, विकासशील देशों की प्रतिबद्धताओं का ध्यान रखा जाता है, विकासशील देशों को बाजार तक पहुंचाने की बात की जाती है। UNO जैसे संस्थानों में विकासशील देशों के लिए लंबे चौड़े भाषण दिए जाते हैं। जब हम विकासशील देशों के मानदंड को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय, उनकी घरेलू आय, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता की दर और स्वतंत्रता जो सूचक है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो अगर हमने विकसित देशों को अच्छे से समझ लिया तो विकासशील देशों को हम डेफिनेटली कर देंगे, क्योंकि वो उससे कम स्तर के हैं बस, और उनका उद्देश्य यह है कि उन्हें वो स्तर पाना जो विकसित देशों का है। और इसीलिए विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और WTO जैसे जो संस्थान हैं ये ऐसे नियम बना रहे हैं कि विकासशील देशों को फ़ायदा मिले, लेकिन फिर भी इनकी आलोचना की जाती है और ये कहा जाता है कि इन देशों ने नियम ही ऐसे बनाए हैं जो विकसित देशों के फ़ायदे में हों। अब बात करते हैं हम अविकसित देशों की। अविकसित देशों की बात करते हैं तो हमारी कल्पनाओं में अफ्रीका के देश आते हैं, जहाँ संसाधनों की भरमार तो है लेकिन जीवन स्तर बहुत ही निम्न है। यहाँ पर सीयूम ने एक चीज़ भी कही है कि कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास
जिनके जो नागरिक है वजन कम करने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, यानी कि विकसित देश। यहाँ के नागरिक क्या है, इनका जीवन स्तर इतना अच्छा है कि ये वजन कम करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, विकसित देश। दूसरे ऐसे देश हैं जिनके नागरिक खाने के लिए जीते हैं बस, यानी कि विकासशील देश। और तीसरे ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कल का भोजन कहाँ से लाएंगे, यानी कि अविकसित देश। जो अंतिम श्रेणी है, जिनके देशों में ये नहीं पता कि भोजन कहाँ से लाएंगे, भुखमरी में इंडेक्स उनका बिल्कुल नीचे है, मानव विकास सूचकांक में उनका स्तर बिल्कुल नीचे है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा बहुत निम्न है, ऐसे देश अविकसित हैं। ऐसे देश पूरी दुनिया में सवाल चिन्ह लगा रहे हैं कि जहां आज दुनिया चांद पर पहुंच रही है, आज भी इन देशों का विकास नहीं हो पाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्थिक और राजनीतिक जो व्यवस्था है वो निम्न स्तर की है। और ऐसे अधिकतर देश हुए हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी देश के कभी गुलाम रहे थे और इनका दब के शोषण किया गया, इनके संसाधनों का दुरुपयोग किया गया विकसित देशों के द्वारा। तो अगर मैं देखूं कि इस दुनिया को विकासशील और अविकसित किसने बनाया है, तो मैं कहूँगा कि विकसित देशों ने कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को विकासशील और अविकसित में बांट दिया, क्योंकि इन्होंने औपनिवेशिक दौर में बड़े पैमाने पर इन संसाधनों का दोहन किया। और ऐसे में विकास के नाम पर एक बहस शुरू हो जाती है और बड़े बड़े जैसे प्रीबिश, आंद्रे गॉर्डर, वालस्ट्रीन जैसे सिद्धांतकार हैं, विकसित देशों के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, अपने अपने विचार प्रदान करते हैं। और ऐसे विकास के नाम पर जो बहस छिड़ती है वो यही छिड़ती है कि पूरी दुनिया की आबादी को हम 3 भागों में कैसे बांट सकते हैं। आखिर विकास का अर्थ क्या है? आगे बढ़ाना। तो समाज के क्या कुछ देशों को पीछे भी ले आ रहा है? तो विकास के प्रभाव सब पर एक जैसे नहीं पड़ते। आज ये जो विकसित देश हैं, ये बड़े बड़े देशों के लिए कूड़ा घर बन चुके हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ पर डंपिंग की जा रही है। बड़े पैमाने पर बड़े देश अपना यूज़ किया हुआ कचरा इन देशों में छोड़ देते हैं और आज भी विश्व एक नव उपनिवेशवाद की ओर चल रहा है। तो ऐसे में विकास के नाम पर ये बहस जो है वो लगातार चलती रहती है। इस बहस जब आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा कि अलग अलग विचारक बता रहे हैं। इमैनुअल वॉलस्ट्रीन बता रहा है कि वर्ल्ड का सिस्टम कैसा है, वो दुनिया के बारे में बात करता है। वो कहता है पूरी दुनिया में सरकारों का रूप क्या है, किस देश में कैसी शासन व्यवस्था चल रही है, किस देश में कैसी शासन व्यवस्था चल रही है, विकसित देशों की शासन व्यवस्था कैसी है, अविकसित देशों की शासन व्यवस्था कैसी है। कुछ देश निर्भरता के सिद्धांत का पालन करते हैं, यानी कि किसी न किसी देश पर वो निर्भर हैं। उन्होंने विकास की गति की आलोचना करी है और 1990 के बाद से तो इस बात पर बहस छिड़ गई है कि वास्तव में विकास क्या हो। जब हम विकास दबादब करते हैं तो हम एक और देखते हैं हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, दूषित होता जा रहा है। दूसरी हम देखते हैं कुछ देश तो आर्थिक विकास करे जा रहे हैं, बाकी देश तो उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे विश्व के स्तर पर एक असमानता पैदा होती है। एक और तो हम विकास से ये कहते हैं कि हम पूरे विश्व की गरीबी को ख़त्म कर देंगे, लेकिन फिर भी पूरे विश्व में गरीबी बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। इसलिए भी विकास की आलोचना की जाती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर आर्थिक उन्मूलन के लिए यानी कि गरीबी को ख़त्म करने के लिए परियोजनाएं तो चला जाती हैं, लेकिन ये परियोजनाएं काम नहीं कर पा रही। इसके अलावा पर्यावरण गंभीर संकट पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा आर्थिक केंद्रित विकास पैराडाइम की आलोचना इसलिए भी की जाती है कि विकसित और विकसित देशों के जो सामाजिक समूह हैं, इनके बीच में शक्ति संबंधों का निर्माण है। जो विश्व के विकसित देश हैं वो अपनी शक्ति का यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया जैसे देशों के पास वीटो पावर है। विकास की प्रक्रिया में जो टॉप डाउन दृष्टिकोण है, यानी कि ऊपर से नीचे का जो दृष्टिकोण है, ऐसे में समाज के बहुत सारे लोगों के लिए अनदेखा करता है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। यह अनुमान है कि पारंपरिक समाज पिछड़ा और अविकसित है, उसकी संस्कृति और स्थानीय रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में छोटे छोटे देश बड़े बड़े देशों की संस्कृति अडॉप्ट कर रहे हैं और उन देशों की संस्कृति धूमिल होती जा रही है और बड़े बड़े देशों की संस्कृति छोटे छोटे देशों में फैलती जा रही है। एग्जाम्पल देता हूँ, भारत जैसे देश पश्चिमीकरण का अंधाधुंध अनुकरण कर रहे हैं। ऐसे में हमारी संस्कृति का डामाडोल होता जा रहा है और विश्व की विकसित संस्कृति हमारे यहाँ फैलती जा रही है। ये किसकी वजह से है? ये विकास की ही वजह से है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ही विचारक कह रहे हैं। तो विकास के नाम पर क्या विवाद है, आप बता देंगे? तो इस चैप्टर में यही है। इसके बाद इस चैप्टर का एक सारांश दिया हुआ है। तो अगर इसमें चैप्टर से क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है क्या कि विकसित, अविकसित और विकासशील देशों के बीच में अंतर बताते हुए बताइए क्या ये वर्गीकरण ठीक है। तो सबसे पहले आप विकसित, विकासशील और विकसित देशों के बारे में बताएंगे और फिर एक आलोचना लिख देंगे कि विकास में किस प्रकार से पूरी दुनिया में असमानताओं को बढ़ावा दिया है। हालांकि फिर भी ऐसा नहीं है कि विकास के सिर्फ निगेटिव इम्पैक्ट हैं, विकास के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि कहीं ना कहीं इससे मनुष्य का जीवन स्तर अच्छा हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।